जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सॉरी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सबसेट है, बिल्कुल उसी तरीके से टीचिंग टेक्नोलॉजी भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक सबसेट है। टीचिंग टेक्नोलॉजी में केवल और केवल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ टीचिंग ओनली ये शामिल किया जाता है, जबकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और जाहिर सी बात है एजुकेशन का फील्ड टीचिंग के फील्ड से बहुत बड़ा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, जैसे कई स्मार्ट बोर्ड्स आ रहे हैं, कई सारे इक्विपमेंट्स और भी आ रहे हैं, टीचिंग मशीन्स आ रही हैं, उन सबका एजुकेशन के फील्ड में यूज़ करना टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन आता है। और बेसिकली इसका जो रिलेशन है वो हार्डवेयर एस्पेक्ट से है, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं और जिनका प्रयोग आप शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, लाइक प्रोजेक्टर, फिल्म्स, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, टीचिंग मशीन, टेलीटेक्स्ट, कंप्यूटर, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं जिन सबको हम लोग यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और इन सबको कलेक्टिवली टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कहा जाता है। और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सर्विस कॉन्सेप्ट है। मीन्स एक तरीके से जहाँ पर हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने के लिए किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र को और ज़्यादा वृहद करने के लिए, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो किया जा रहा है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो ये थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में केवल और केवल सर्विस कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर पूरे के पूरे एजुकेशन, पूरी एजुकेशन में जहाँ जहाँ भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जहाँ जहाँ भी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी कलेक्टिवली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। तो अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट आपका है वो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन उसी का एक एस्पेक्ट है, जिसके अंदर हम केवल और केवल उन अलाइड इक्विपमेंट्स और सर्विसेज की बात करते हैं जो एजुकेशन को और एक्सपेंड करने का प्रयास करती है, एजुकेशन को और एक तरीके से एजुकेशन को सर्व करने का प्रयास करती है। इसको ऐसे समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो हम बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं और एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करें टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो वहां हम एजुकेशन का जो पूरा दायरा है उसको हम कैसे टेक्नोलॉजिकली इतना साउंड बना दें कि एजुकेशन ही एक टेक्निक की तरह यूज होने लग जाए, एजुकेशन इटसेल्फ बिकम्स टेक्नोलॉजी। तो यहाँ हम एजुकेशन को ही टेक्नोलॉजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एजुकेशन को ही सिस्टमेटिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एजुकेशन को ही इतना एडवांस कर दे रहे हैं कि जो ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में आप एजुकेशन इटसेल्फ को ही पूरे टेक्नोलॉजिकली एक एक तरीके से उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके उसको टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ही बना रहे हैं, एजुकेशन को ही टेक्नोलॉजी की तरह डेवलप कर रहे हैं। जबकि ये बात करें टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, वहां पर आउटसाइड में जो टेक्नोलॉजी है अवेलेबल है जिनके और भी काम है, उन टेक्नोलॉजीज को आप एजुकेशन के अंदर ले आते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए।
तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, इनर एस्पेक्ट है, और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है वो एक आउटर एस्पेक्ट है, सर्विस कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम लोग आउटसाइड फैसिलिटीज को जैसे हम लोग हायर करते हैं कुछ ना कुछ काम करने के लिए, उसी में उसी तरीके से टेक्नोलॉजी को हायर करना एजुकेशन के फील्ड के लिए। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ इज अ सिस्टम टू प्रोवाइड एजुकेशन। ठीक है, ये अपने आप में ही एक पूरा सिस्टम है, इसमें हम बाहर से कोई चीज इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में ही एक पूरा सिस्टम है एजुकेशन को प्रोवाइड कराने का। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कई कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट यू कैन नोट डाउन फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के रूप क्या क्या है, कितने तरीके की एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज टीचिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम लोग टीचिंग की जो प्रोसेस है उसी को इतना व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के वो अचीव किए जा सके। और टेक्नोलॉजी का यूज दो चीजें सुनिश्चित करता है। पहली चीज इफेक्टिवनेस लेके आता है, यानी कि टीचिंग के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा एफिशिएंसी लेकर आता है, यानी कि उन गोल्स को टाइमली और टाइम से पहले अचीव करने का प्रयास करता है। यानी कि टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो इफेक्टिवनेस भी बढ़ाता है एजुकेशन की और एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टीचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, लीडिंग ऑफ टीचिंग, और टीचिंग को कंट्रोल करना। तो टीचिंग से रिलेटेड प्लान करना यानी कि नियोजन करना, अध्यापन से संबंधित सामग्री, अध्यापन से संबंधित रणनीतियों का संगठन करना, अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग अध्यापन में सम्मिलित करना, और ये देखना कि जो आपने उद्देश्य बनाए थे वो उद्देश्य पूरे हुए या नहीं हुए। ये सब टीचिंग टेक्नोलॉजी में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशनात्मक या अनुदेशात्मक तकनीक। अनुदेशात्मक तकनीक, इसमें केवल और केवल लर्नर और इंस्ट्रक्टर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, जहां पर इंस्ट्रक्टर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में ये सिखाया जाता है कि कैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएं ताकि लर्नर को जो चीज़ हम सिखाना जा रहे हैं वो चीज़ वो अच्छे से सीख जाए। तो इसका मेन जो टास्क रहता है वो केवल और केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ही होता है। ये सब एजुकेशन टेक्नोलॉजी के सब सिस्टम हैं। और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फार्मूलेशन की, और ऑब्जेक्टिव फार्मूलेशन के बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाए। दो ही चीज़ें मेनली इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में की जाती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी पढ़ते हैं टीचिंग सब्जेक्ट्स के अंदर, आपने बीएड में सामने पढ़ा होगा। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करना और उनको अचीव करना, ये दोनों ही इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो अफेक्टिव हो, चाहे वो साइकोमोटर हो, उसको मॉडिफाई करने के लिए
उसको डेवलप करने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में शामिल की जाती है। ये भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक सबसेट है। यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के कई तरीके हैं। इसको अप्लाइड साइकोलॉजी का ही पार्ट एक माना जाता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बिहेवियर का एनालिसिस, उसके बाद बिहेवियर को टारगेट करना, फिर बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए सूटेबल स्ट्रेटजीज बनाना, और चेक करना कि जो हमने प्लान किया है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की फॉर्म्स या सबसेट के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको एक सवाल बनता है इसमें से कि निम्न में से कौन सा शैक्षिक तकनीक का भाग नहीं है। तो मैंने आपको 3 अभी बताए हैं, तो उनके अलावा जो भी रहेगा वो उसका पार्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अप्रोचेज को आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। सबसे पहले हार्डवेयर अप्रोच को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहा जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है सिस्टम्स अप्रोच, जिसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड कहा जाता है। सिस्टम अप्रोच। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट हार्डवेयर अप्रोच, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड सिस्टम अप्रोच। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। अगर ये छोटी सी बात पता नहीं होती तो हम लोग घूमते रह जाते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है। बड़ा सिंपल सा है। हार्डवेयर अप्रोच की अगर हम बात करें, जहां भी एजुकेशन के फील्ड में किसी भी तरह की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है जो शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाती है और उसको और प्रभावशाली बनाती है, उसे ही शैक्षिक तकनीक की हार्डवेयर अप्रोच कहा जाता है। जहां पर ऑडियो विजुअल एड जैसे चार्ट, मॉडल, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, ऑडियो कैसेट, कोई और इक्विपमेंट, रेडियो, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे जो है वो हार्डवेयर अप्रोच का ही पार्ट है। तो ये कहा जा सकता है कि हार्डवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशन शिक्षा की कुशलता को बढ़ाती है। यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो आप जो चीज 2 घंटे में पढ़ाने वाले थे उसको आप आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये शिक्षा की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, और इसके अंतर्गत उन सभी तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो भौतिक रूप से शिक्षण
प्रक्रिया के अंतर्गत प्रयोग में लाई जा सकती हैं। और ये भी कह सकते हैं कि हार्डवेयर अप्रोच के अंदर जितनी भी चीजें यूज की जाती हैं वो शिक्षण प्रक्रिया के बाहर की होती हैं और उन सभी को शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया में बाहर से लाकर प्रयोग किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि हार्डवेयर अप्रोच में हम आउटसाइड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाहर से शैक्षिक यंत्रों को, शैक्षिक उपकरणों को लेकर आते हैं जिससे कि शैक्षिक प्रक्रिया को और ज्यादा सरल और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड, यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच। और सॉफ्टवेयर अप्रोच ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये एजुकेशन का ही पार्ट है, ये खुद एजुकेशन का ही पार्ट है। अब सॉफ्टवेयर का भी दिखाई देता नहीं है। सॉफ्टवेयर अप्रोच का जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है ये बिहेवियर, व्यवहारगत विज्ञान से प्रेरित है। जहां हम लोग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में ये सीखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तरीकों को अपनाकर हम अपने शिक्षण प्रक्रिया में इस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं जिससे कि विद्यार्थी और प्रभावशाली तरीके से अधिगम करना सीख जाए। तो जितना भी इस हार्डवेयर, इस सॉफ्टवेयर अप्रोच को कभी कभी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच भी कहा जाता है, अनुदेशात्मक तकनीक भी कहा जाता है, इसको शिक्षण तकनीक भी कहा जाता है, शिक्षण तकनीक भी कहा जाता है, इसको व्यवहारगत तकनीक भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से यह शिक्षण प्रक्रिया का वह अदृश्य रूप है जो कि शिक्षण प्रक्रिया में पहले से मौजूद होता है, जिसको अभ्यास के माध्यम से और ज्यादा प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे कि जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं वो सारे के सारे किसके पार्ट हैं? सॉफ्टवेयर अप्रोच के पार्ट हैं। आप जितनी भी टीचिंग स्किल्स हैं, जितने भी शिक्षण कौशल हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर अप्रोच के पार्ट हैं। आपके अध्यापन में, आप अपने अध्यापन में अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए, लर्निंग को इंश्योर करने के लिए जितने भी प्रयास करते हैं वो सारे के सारे प्रयास जो अध्यापक के द्वारा एक विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं, वो सारे के सारे प्रयास केवल भौतिक सामग्री को छोड़कर वो सारे के सारे प्रयास सॉफ्टवेयर अप्रोच में शामिल किए जाते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? तो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरीज, लर्निंग स्ट्रेटजीज, लर्निंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, इन सब का प्रयोग शिक्षा, क्योंकि ये सब क्योंकि शिक्षण से ही संबंधित है, इसको कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको, ये एजुकेशन प्रोसेस का पार्ट है, तो उसी पार्ट को और ज्यादा एनरिच किया जा सकता है, अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके और ज्यादा इसको और बेटर बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इसके अंदर जितनी भी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं, जितने भी आप मूल्यांकन की तकनीक है, वो सब इसी का एक हिस्सा कहलाती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर आप डिफरेंस करना चाहेंगे, हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच में अगर आप डिफरेंस करना चाहेंगे तो इसका डिफरेंस मैं आपको आपके ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, इसको आप लोग देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें जो चीज दिखाई नहीं दे रही वो सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड आपको कोई दिखाई थोड़ा देता है,
एमएस वर्ड कहाँ से चल रहा है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो पहले से इनबिल्ट हैं, लेकिन स्क्रीन आपको दिखाई देती है। तो स्क्रीन आपका हार्डवेयर है, कंप्यूटर आपका हार्डवेयर है, जो डेस्कटॉप आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें चल रही हैं, जो वो कमांड ले रहा है, वो सारी की सारी कमांड जो सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल इसी तरीके से कक्षा कक्ष आपका हार्डवेयर में आता है, ब्लैक बोर्ड आपका हार्डवेयर में आएगा, लेकिन उस ब्लैक बोर्ड पे जो अध्यापक लिखेगा वो सारा सॉफ्टवेयर में आएगा। क्लास के अंदर जो अध्यापक पढ़ाएगा वो सॉफ्टवेयर में आएगा। क्लास के अंदर जितनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को वो यूज करेगा, मान लीजिए स्टोरी टेलिंग मेथड यूज कर रहा है, किसी दिन डिस्कशन करा रहा है, किसी दिन वो लेक्चर दे रहा है, किसी दिन क्वेश्चन आंसर करा रहा है, किसी दिन क्लास के अंदर आपको फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच से पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, कभी ब्लेंडेड लर्निंग का प्रयोग कर रहा है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं सब सॉफ्टवेयर अप्रोच का ही पार्ट है। आपके ग्रुप पे शेयर करते हैं मैंने डिफरेंस, आप उसमें देख सकते हैं। एक और बड़ा, इसमें 6 डिफरेंस किए थे आपको मैंने। हाँ जी, तो हार्डवेयर अप्रोच बेसिकली फिजिकल साइंसेस से इंस्पायर्ड है और अप्लाइड इंजीनियरिंग से इंस्पायर्ड है, कि जहाँ पर हम फिजिकल इक्विपमेंट्स का प्रयोग एजुकेशन के फील्ड में करने का प्रयास करते हैं। जबकि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इसका ये व्यवहारगत विज्ञान से संबंधित है और मुख्य रूप से अधिगम के मनोविज्ञान से संबंधित है। तो अधिगम को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसकी जो जड़ें हैं वो अधिगम के मनोविज्ञान से संबंधित है। इसके अलावा हार्डवेयर अप्रोच अधिक से अधिक जितनी भी मटेरियल है, जितना भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो सारा का सारा मटेरियल का यूज हार्डवेयर अप्रोच में आएगा। और यहाँ पर किस तरीके से टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर अप्रोच में आएंगे। तो इनके बीच में आप डिफरेंस एक बार देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा इसमें मायने नहीं रखता। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड और सिस्टम अप्रोच। अब यहाँ एजुकेशन के फील्ड में ना तो अकेले हार्डवेयर से काम चलेगा, ना अकेले सॉफ्टवेयर से काम चलेगा, आपको एक ऑप्टिमम मिक्स तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर हार्डवेयर भी हो और सॉफ्टवेयर भी हो। और इसको इस तरीके से सेट किया जाए कि जैसे किसी भी जगह पे अगर सिस्टम को डिफाइन करना होगा, तो सिस्टम का मतलब क्या है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यही सिस्टम होता है। सिस्टम अप्रोच में अब एजुकेशन के फील्ड में अगर हम बात करें, इनपुट क्या है? जो भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाने के लिए जो भी आपने करिकुलम डिसाइड किया हुआ है, वो आपका इनपुट है। फिर प्रोसेस, जो आप टीचिंग मेथड यूज करेंगे, और आउटपुट जो बच्चों का रिजल्ट रहेगा, वो आउटपुट है। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस इवोल्यूशन, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों को यूज करना एक बेटर आउटपुट के लिए, और इनको इस तरीके से यूज करना कि दोनों का एक ऑप्टिमम मिक्स हो, एक कुशलतम तरीके से प्रयोग करें, ना तो हार्डवेयर की कमी पड़े ना सॉफ्टवेयर की कमी पड़े, दोनों को एक स्मूथ तरीके से मिक्स करना सिस्टम अप्रोच कहलाता है। तो ये कहा जा सकता है कि सिस्टम अप्रोच, जस्ट मिनट।
हाँ जी, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड या सिस्टम अप्रोच का मतलब है कि पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऑप्टिमम मिक्स लगाते हुए आप एक बेटर आउटपुट इंश्योर कर सकें। तो सिस्टम अप्रोच अलग से कुछ नहीं है, सिस्टम अप्रोच इज हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर और इन दोनों का एक इफेक्टिव मिक्स, दैट इज सिस्टम अप्रोच। और अकेला ना तो हार्डवेयर यूज हो सकता है ना अकेला सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है, केवल सिस्टम अप्रोच की हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली 4-5 चीजें जो इस टेक्नोलॉजी के एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में जो इंपॉर्टेंट है आपसे पूछी जा सकती हैं, वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो कि आपको क्लियर ही है। उसके अलावा एजुकेशन टेक्नोलॉजी की फॉर्म्स जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, और इसके अतिरिक्त एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड, एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड, जिसको हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच में अलग अलग क्लासिफाई किया है। क्लियर? इससे अलावा और तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में से कोई खास हमने अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसे डेवलप नहीं हुए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो हमें आज पढ़ना है, इट इज बेसिकली व्हाट आर द वेरियस साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। उसी के अंदर एक बहुत फेमस मॉडल है एडगर डेल का मॉडल। एडगर एडगर डेल एडगर डेल का एक मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस। अभिनव शंकु जिसे कहा जाता है, अनुभव शंकु। एडगर डेल का है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। कई बार इस पर से आपको सवाल पूछा गया है और वो उन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया है। उन्होंने बताया कि जितना ज्यादा हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से डायरेक्ट एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे, लर्निंग उतनी ही बेटर होती चली जाएगी। यहां पर उन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लिखे हैं ऊपर, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस की तरफ। ऊपर से नीचे आएंगे तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे। अब यहाँ इन्होंने क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके ग्रुप पे शेयर भी कर देता हूँ, आप चाहे तो उसको एक बार देख भी सकते हैं। ग्रुप पे शेयर करके फिर एक बार जल्दी से आपको इसी पे दिखा देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। Yes, sir, it is visible.
ये देखिए, यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से डायरेक्ट एक्सपीरियंस की तरफ, और ये कौन ये बताता है। अब ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है वर्बल सिंबल, यानी कि शाब्दिक चिन्ह। शाब्दिक चिन्ह, उसके बाद विजुअल सिंबल यानी कि दृश्य चिन्ह, उसके बाद रेडियो रिकॉर्डिंग, यहाँ पे हेयरिंग आ गया है। स्टिल पिक्चर्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो मूव नहीं करती। मोशन पिक्चर, जो ऐसी पिक्चर जो मूव करती हैं। एग्जिबिट्स, स्टिल और मोशन दोनों इसमें शामिल की जाती है, एग्जीबिशंस होती हैं। फील्ड ट्रिप्स, कहीं आप घुमाने ले जाते हैं बच्चों को। डेमोन्स्ट्रेशन, जब कोई चीज़ लाइव करके दिखाई जाती है। ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, किस बच्चों को जब एक ड्रामेटिक फॉर्मेट में चीज़ें एक ड्रामा में इंक्लूड करके ड्रामा के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस एंड रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस। आप इस डायग्राम में कोई खास चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ध्यान से देखिए डायग्राम को। कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस को आप लोग वर्चुअल रियलिटी में शामिल कर सकते हैं। जैसे वर्चुअल रियलिटी होती है, जैसे आप 7D सिनेमा देखते हैं। 7D सिनेमा में आपको वर्चुअल रियलिटी, इवन 3D में भी वर्चुअल रियलिटी काफी एक्सपीरियंस हो जाती है। तो इस कोन को देखकर कुछ आइडिया लग रहा है? कोई बता सकता है? सबसे ऊपर देख रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस की डायरेक्टनेस बढ़ती जा रही है, कॉन्क्रीटनेस बढ़ती चली जा रही है। क्लियर? और जो जितना ज्यादा इनडायरेक्ट है उसके पास स्पेस उतना ही कम है। ये जिसके पास जितना ज्यादा स्पेस है वो उतना ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को शो कर रहा है, इसीलिए इसको कोन फॉर्मेट में बनाया गया है। यानी कि किसी भी बच्चे को अगर आप सिखाना आरंभ करेंगे तो वर्बल सिंबल से सबसे लीस्ट उसको समझ में आएगा, और रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस से उसको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। तो एडगर डेल ने अपने एक्सपीरियंस मॉडल में, जो उन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल बताया है, उसमें ये बताया कि जैसे जैसे एक टीचर अपनी क्लास के अंदर बच्चों को इनडायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस से लेकर डायरेक्ट कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस तक लेकर आता है, वैसे वैसे बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, ब्रॉड होता चला जाता है। जितना ज्यादा हम एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे, जितने ज्यादा हम इनडायरेक्ट रहेंगे, उतने ही आपका जो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल कम रहेगा, और जितने ज्यादा हम डायरेक्ट होंगे, कॉन्क्रीट होंगे, उतने अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता चला जाएगा। और ये उन्होंने एक मॉडल की फॉर्मेट में बताया। किसी को इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, तो मेरे ख्याल से एडगर डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, ये बहुत बार पूछा गया मॉडल है, और कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसमें ये भी हो सकता है कि आपको ये सारे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एडगर डेल मॉडल में, वो एग्जाम्पल आपको अलग अलग सीक्वेंस में दे दें और आपसे कहे कि इसको एक सीक्वेंस में बनाइए। और दो तरह का सवाल बन सकता है वो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाने के लिए सीक्वेंस बनाने के लिए कह सकता है आपको, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के लिए सीक्वेंस बनाने के लिए कह सकता है। तो आपको ये सारे के सारे जो मैंने स्टेप्स शेयर किए हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ उसको अरेंज कर पाएंगे। इसी तरह का सवाल आएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, और इसको इस तरीके से भी समझिएगा कि एडगर डेल ने ये कहने का प्रयास भी किया है अपने इस मॉडल से कि जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन्स का यूज कराएंगे आप बच्चों से, उतना ही ज्यादा उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। आप देखेंगे रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस सबसे ब्रॉड है, और जब आप किसी चीज को रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस में लेंगे तो आप उसे टच भी करेंगे, फील भी करेंगे, देखेंगे भी, उसको सुन भी सकते हैं, और अगर कोई चीज टेस्ट करने की है तो उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपको रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस में मैक्सिमम सेंसेस आपके इन्वॉल्व होंगे। तो मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी ही बेटर होगी। एक आपको ताजमहल दिखाना और एक ताजमहल को ले जाकर उसको टच कराकर फील कराना वहां डायरेक्ट, तो दोनों में आपको फर्क रहेगा हमेशा। क्योंकि सुनने में आपको केवल सुनाई दे रहा है, देखने में केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन सुनना, देखना और स्पर्श करना, ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो आपको ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं, तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतना ही बेटर होगा। तो इसलिए एडगर डेल के मॉडल को मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन मॉडल भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको सवाल कई सारी हार्डवेयर इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं, उनके ऊपर आपको सवाल आ सकता है कि निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। अब कई सारी टेक्नोलॉजी जो आपको पहले से पता, डायरेक्ट पता चल जाती हैं, जैसे कि OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर है, रेडियो टेप रिकॉर्डर, ठीक है, CCTV है, मोशन पिक्चर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टीचिंग मशीन्स हैं, ये सब के सब हार्डवेयर अप्रोच के ही पार्ट हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों के नाम आपको आ जाएंगे जैसे एपिडायस्कोप, जो अगर आपने पहले सुना नहीं है, देखा नहीं है, तो आप उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। एपिडायस्कोप एक छोटा सा कैमरा टाइप का रहता था जो प्रोजेक्ट करता था स्ट्रिप्स को, ठीक है। तो ऐसी एक पुराना एक प्रोजेक्टर टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको बोलते हैं मैजिक लालटेन। मैजिक लालटेन जो थी शुरुआत में यूज की जाती थी, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट शीट को एक वॉल पर प्रोजेक्ट किया जाता था, ट्रांसपेरेंट शीट को वॉल पर प्रोजेक्ट किया जाता था, और जिसके लिए लैंप की जरूरत पड़ती थी, कनकेव मिरर की जरूरत पड़ती थी, और एक ओवरहेड प्रोजेक्टर का एक तरीके से स्टार्टिंग फॉर्म था, जिसको एक प्रॉपर तरीके से ओवरहेड प्रोजेक्टर में बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। इन सब की पिक्चर और डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक एपिडायस्कोप था। एपिडायस्कोप एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसमें छोटी सी स्ट्रिप्स, आपने देखी हो पहले मेले में कैमरा मिलता था, जिस कैमरे को आप घुमा रोल करते जाते थे तो उसके अंदर आपको कुछ पिक्चर दिखाई देती थी भगवान की, आज भी कई जगह मेले पे मिलता है। वही जो स्ट्रिप्स लगी होती थी उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और जब लाइट उसके अंदर पास की जाती थी तो वो स्ट्रिप सामने पर्दे पर दिखाई देती थी। आपने अगर किसी ने इश्क पिक्चर देखी हो तो इश्क पिक्चर में आखिरी में जॉनी लीवर ने जो एक इंसिडेंट को दिखाने के लिए कई सारी पिक्चर्स को शो करने के लिए एक पावर पॉइंट टाइप की प्रेजेंट करी थी, जिसमें कई सारी स्लाइड आती जा रही थी। तो इट वाज अ यूज ऑफ एपिडायस्कोप। अब तो इतने एडवांस चीजें आ गए, प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, और प्रोजेक्टर कई तरह के प्रोजेक्टर्स वर्क कर रहे हैं आज की डेट में। तो जितने एडवांस एडवांस प्रोजेक्टर आ गए, ओवर शुरुआत में जो पुराने प्रोजेक्टर थे उनको स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और ओपेक प्रोजेक्टर ये कहा जाता था। लेकिन आज की डेट में जो प्रोजेक्टर आपको मिल रहे हैं वो LCD प्रोजेक्टर, ठीक, और अब तो और एडवांस प्रोजेक्टर्स आ गए हैं जिसका प्रोजेक्शन और बेटर होता है, और उसको कई तरीके से विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इवन वाईफाई प्रोजेक्टर्स भी आ गए हैं
इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में आपके कुछ भी रहेगा उसको आप वाईफाई से कनेक्ट करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, ये सब पुराने टेक्नोलॉजी थी जो यूज़ की जाती थी। आपको नई टेक्नोलॉजी यूज़ पता होनी चाहिए, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी इनको यूज़ करते हैं। सीसीटीवी भी इसी टेक्नोलॉजी में आता है। तो ये कुछ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थी जो आपको पता होनी चाहिए। आप एक बार नेट पे सर्च करके यू केवल हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के एग्जांपल देख सकते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं आज की डेट में जो एडवांस एग्जांपल्स हैं। स्मार्ट बोर्ड भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, और भी कई ऐसे एग्जांपल हैं जो अब लेटेस्ट इनोवेट हुए हैं। आप उनके केवल नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आज की डेट में अवेलेबल है क्लासरूम में यूज करने के लिए। उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनल एड्स, वो एड्स जो सॉफ्टवेयर अप्रोच को असिस्ट करती हैं। इसमें आपका ब्लैक बोर्ड, प्लेनल बोर्ड, पिक्चर्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स, ग्लोब्स, डायग्राम, ये सब इसमें आते हैं। इनको आपको केवल एक बार देखने की जरूरत है, कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं है जो आपको याद करवाया जाए या पढ़ाया जाए अलग से। आपको केवल ये नोट करना है कि कौन कौन सी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज यूज की जा सकती हैं। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज, तो उनका केवल आप नाम याद कर लेंगे, सफिशिएंट है। जैसे मैप है तो टाइप्स ऑफ मैप, ग्लोब्स हैं टाइप्स ऑफ ग्लोब्स। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, H.C. मॉरिसन की बहुत पुरानी डेफिनेशन और आज तक चलती आ रही है। एक ऐसा टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अधिक अनुभवी व्यक्ति अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को शिक्षा शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है और शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है। बाकी टीचिंग की कई और डेफिनेशन है। टीचिंग एक ऐसा सिस्टम है जो लर्निंग को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। इसमें से आपको जो सवाल पूछा जा सकता है, टीचिंग की डेफिनेशन पे तो कोई सवाल नहीं आएगा, ना ही टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक पे आपको कोई सवाल मिल सकता है। लेकिन एक बार जब देख लीजिएगा, ताकि ये ना रहे कि कभी आपने टीचिंग की डेफिनेशन भी नहीं कभी पढ़ी। हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको सवाल आता है। आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन से फेज में आ रहा है, ये टीचिंग के कौन से फेज में आ रहा है। तो देयर आर 3 phases ऑफ टीचिंग: प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, जहां एक फेज खत्म होता है दूसरा चालू हो जाता है। प्री एक्टिव फेज, प्लानिंग फेज।
जहाँ पर आप गोल्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करेंगे, प्लान करेंगे किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव किया जाए। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है इसको। और ये एक ऐसा फेज है जहाँ पर पूरी प्लानिंग की जाती है, क्लास के बारे में सोचते हुए कि क्लास के स्टूडेंट कैसे हैं, उनका लेवल क्या है, क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक में मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो सारा का सारा जो एक प्लानिंग क्लास की जाती है, वो सारी की सारी प्लानिंग प्री एक्टिव फेज में है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिजाइन करना कौन से फेज का पार्ट है, तो उसका जवाब है प्री एक्टिव फेज। उसके बाद है इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज जो है आपका, जो भी आपने प्लान किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, कि आपने क्लास में जाते कैसे जो अपनी प्लानिंग को आपने इम्प्लीमेंट किया। इंटरैक्टिव फेज के अंदर तीन चीजें की जाती हैं। फर्स्ट, परसेप्शन, डायग्नोसिस और रिएक्शन प्रोसेस। परसेप्शन में ये इनिशियल फेज है इंटरैक्टिव फेज का, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के बारे में राय बनाते हैं। स्टूडेंट क्लास के बारे टीचर क्लास में जाते ही अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू करता है, एक परसेप्शन डेवलप करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड। और बच्चे उसी उसी टाइम ये समझ जाते हैं कि इस चीज़ पर हमें कितना ध्यान देना है। और बच्चे भी टीचर को अपनी अटेंशन से एक परसेप्शन देते हैं दैट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट फिर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में दोनों ही, टीचर भी और स्टूडेंट भी, उनकी एबिलिटीज को, उसकी इंटेलिजेंस को, उनके एप्टीट्यूड को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट, विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन। और उसके बाद रिएक्शन प्रोसेस। रिएक्शन प्रोसेस में क्लास के अंदर टीचिंग, डिस्कशन, ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो एक्चुअल में कंडक्ट हो रही हैं, वो सारी की सारी रिएक्शन प्रोसेस में शामिल की जाती हैं। इसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज है, ये इवेल्यूशन एक्टिविटीज के अंदर आती है। क्लास में आपने पढ़ाना था, इतना पढ़ा लिया, अब पढ़ाने के बाद जितनी भी इवेल्युएशन से रिलेटेड एक्टिविटीज आप करेंगे, चाहे वो रिकैपिचुलेशन फेज की हो, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, वो सारी की सारी पोस्ट एक्टिव फेज में आती है। तो इस तरीके से तीनों के तीनों एक्टिविटीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर इसको फेज वाइज देखा जाए तो सबसे पहले प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज से इंटरैक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज से पोस्ट एक्टिव फेज, इस तरीके से। इसके अलावा एक और इसी में सवाल बनता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग में देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर आप छोटी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रैम कराने का प्रयास करेंगे, रटवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर अभी कॉग्निटिव स्किल्स उतनी डेवलप नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और हाई लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मेमोरी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी रखेंगे। लेकिन अगर आप 6, 7, 8 क्लास तक पहुंच चुके हैं, तब आप इन दोनों के साथ साथ रिफ्लेक्टिव लेवल को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि हर स्टेज पर ये तीनों हो। लेकिन जब बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनके केस में आपको मेमोरी लेवल का एलिमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, बाकी एलिमेंट कम हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चों का एज बढ़ता है, उनकी थिंकिंग बढ़ती है, उनका और ज़्यादा मैच्योरिटी उनके अंदर आती है, वैसे वैसे उल्टा होता रहता है। रिफ्लेक्टिव लेवल को हम ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, और सबसे कम
फोकस किया जाता है मेमोरी लेवल के ऊपर। अगर आप कोन ऑफ एक्सपीरियंस में इसको शामिल करना चाहेंगे तो इस तरीके से रहेगा। सबसे लोअर लेवल माना जाता है मेमोरी लेवल, थोड़ा सा हायर लेवल माना जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और हाईएस्ट लेवल की टीचिंग तब मानी जाती है जब आपने बच्चों को रिफ्लेक्टिव लेवल का पढ़ाया हो। मेमोरी लेवल का पढ़ाने का मतलब यह है कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चों को याद है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का पढ़ाने का मतलब यह है कि आपने जो पढ़ाया बच्चों को समझा हुआ है, बच्चे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे पाएंगे। और रिफ्लेक्टिव लेवल का पढ़ाने का मतलब यह है कि जो आपने पढ़ाया वो बच्चों ने लर्न भी किया है, समझा भी है, समझने के बाद अपने व्यवहार में प्रदर्शित भी करने लगे हैं। रिफ्लेक्शन उनकी थिंकिंग में, उनके आइडियाज में, उनकी स्पीच में वो रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया है जो भी आप उनको पढ़ा रहे हैं। तब ये कहा जाएगा कि आपने बहुत हाईएस्ट लेवल की टीचिंग करी है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग, और अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है, और मेमोरी लेवल लीस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है। यहाँ रटने पे ज्यादा फोकस होता है। तो अब अगर हम बात करें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, तो आपको सवाल आ सकता है कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को सपोर्ट करती हैं। तो मैंने आपको एक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी बताई थी, थ्योरी ऑफ मेंटल फैकल्टी, जो ये कहती है कि हमारे माइंड में कई सारी फैकल्टीज हैं जिनका अलग अलग काम है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से हम हर फैकल्टी को ट्रेन कर सकते हैं, हर फैकल्टी को ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये थ्योरी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करती है, क्योंकि यहाँ मेन जो फोकस है वो मेमोराइजेशन पर है, ट्रेनिंग कराने पर है। इसके बाद सेकंड एक और थ्योरी है जिसको हर्बर्टेरियन थ्योरी ऑफ एपर्सेप्शन कहते हैं, हर्बर्ट्स मॉडल भी कहते हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग। ये थ्योरी कहती है कि टीचिंग का एक ही काम है कि बच्चों के माइंड में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पुट कर देना। बच्चा जितना ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रख सकता है उतना ही ज़्यादा वो अपनी लाइफ में कामयाब हो सकता है। तो टीचिंग का जो मेन काम होना चाहिए वो बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चों या लर्नर्स के माइंड में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भरना, इम्प्लांट करना है। तो इसका भी जो मेन फोकस है वो मेमोरी लेवल पर ही है। इसके बाद हमने एक थ्योरी और पढ़ी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, कनेक्शनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ भी थॉर्नडाइक ने अपने स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के माध्यम से स्टिमुलस और रिस्पांस में एक कनेक्शन, और वो कनेक्शन कैसे बनेगा, ट्रायल एंड एरर, यानी कि बार बार इसी चीज को करने से। बिल्कुल इसी तरीके से जो पावलोव की थ्योरी है वो भी मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ही, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को ही ज़्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि उस थ्योरी में भी हैबिट फॉर्मेशन की बात की गई है। और हैबिट फॉर्मेशन कैसे होगी, हैबिट फॉर्मेशन बार बार प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस के माध्यम से हैबिट फॉर्मेशन करते हुए, तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को सपोर्ट करती हैं। तो आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी थ्योरी मेमोरी लेवल को सपोर्ट करती है, कौन सी थ्योरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को सपोर्ट करती है, मेमोरी लेवल के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। मेरिट देखिए ऐसे हैं, मेमोरी लेवल
ये खराब लेवल नहीं है, लेकिन ये लोअर लेवल ऑफ थॉटफुलनेस कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है। आप बार बार ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं है, केवल बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा आपको। 20 तक टेबल सेकंड क्लास तक के बच्चों को भी याद होते हैं, लेकिन उनको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मुझे यूज कहाँ आने वाले हैं, लेकिन याद कर लेते हैं बच्चे। तो जब तक आपका माइंड उतना डेवलप नहीं है कि आप थॉटफुलनेस को ला सकें, तब तक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ही काम करता है, ये इसकी मेरिट है। लेकिन डीमेरिट क्या है कि इसके बेसिस पर आप एनालिसिस नहीं कर सकते, इसको आप इसके बेसिस पर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, डिसीजन मेकिंग पुअर होती है इसके बेसिस पर। और ये छोटी क्लासेस के लिए अप्रोप्रिएट है, बड़ी क्लासेस के लिए नहीं। अंडरस्टैंडिंग लेवल तो आप समझ ही रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल जब कॉन्सेप्ट एक किसी भी स्टूडेंट को क्लास के अंदर अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशनशिप समझ में आना शुरू हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाए, तो वो मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जनरलाइजेशन करना शुरू कर दे। जनरलाइजेशन करना अगर बच्चा शुरू कर देता है, तो अब जो उसमें हर्बर्टेरियन थ्योरी है, हर्बर्टेरियन थ्योरी में हर्बर्ट ने एक बहुत फेमस 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग दिए हैं। उस 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी रखा है टीचिंग के लेवल के अंदर। हार्वर्ड ने 5 स्टेप्स ऑफ टीचिंग बताए हैं कि टीचिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप है तैयारी, प्रिपरेशन, जिसमें प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, और ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि उनको अभी कितनी अधिगम की जरूरत है। सेकेंड स्टेप इज व्यवस्थित प्रेजेंटेशन, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन। जब आप ये समझ जाएं कि किस चीज की जरूरत है, तो उसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप इज कंपैरिजन एंड जनरलाइजेशन। हमेशा बच्चों को जो भी चीज पढ़ाएं, उसको पुराने वाली चीज से, पढ़ाई हुई चीज से कंपेयर करें, ताकि जनरलाइजेशन बच्चा कर सके कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रयोग में लाई जा सकती है। और लास्ट स्टेप हमने बोला एप्लीकेशन। तो इस तरीके से कंपैरिजन और जनरलाइजेशन वाले जो उन्होंने स्टेप्स टीचिंग के बताए हैं, ये किससे संबंधित हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल से संबंधित है। और एप्लीकेशन वाला जो स्टेप बताया है वो किससे संबंधित है? रिफ्लेक्टिव लेवल से संबंधित है। इसके अलावा जेस्टॉल्ट थ्योरी हम सबने पढ़ी है। तो जेस्टॉल्ट थ्योरी भी किसकी बात करती है? इंसाइटफुल लर्निंग की बात करती है। तो यहाँ जो जेस्टॉल्ट थ्योरी के अंदर भी सिचुएशन को परसीव करने की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग आप करना चाहते हैं, तो आपको सिचुएशन को परसीव करना ज़रूरी है, और जो चीज़ आपको पहले से पता है उनके बीच में से कॉमन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जनरलाइजेशन कर पाएंगे। तो जेस्टॉल्ट थ्योरी के अंदर भी जहाँ जहाँ परसेप्शन की बात की गई है, जहाँ जहाँ कंपैरिजन की बात की गई है, वहां पर अंडरस्टैंडिंग लेवल को प्रमोट करने की बात हो रही है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की,
रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर एक थॉट क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, बच्चों को उस लेवल पे लाने का प्रयास किया जाता है जहां पर जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है उस अंडरस्टैंडिंग को वो अप्लाई करना शुरू कर दें और वो एप्लीकेशन आपको दिखना शुरू हो जाए उनके व्यवहार में। तब ये कहा जाएगा कि रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया है। बच्चों को आप एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन आपने पढ़ाया और आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को यूज करते हुए बच्चों ने बायोडिग्रेडेबल चीजों का यूज करना शुरू कर दिया, बच्चों ने प्लास्टिक का विरोध करना शुरू कर दिया, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें क्लास में यूज करनी बंद कर दी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी ये चीजें शो करेगी कि टीचर ने रिफ्लेक्टिव लेवल का पढ़ाया है बच्चों को। और रिफ्लेक्टिव लेवल की का जो मेन रूट है वो कॉग्निटिव थ्योरीज में ही है। तो जितनी भी कॉग्निटिव थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी हैं, चाहे वो फील्ड थ्योरी हो, चाहे वो जेस्टॉल्ट थ्योरी हो, वो सारी की सारी थ्योरी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन को ही सपोर्ट करती हैं। तो इस तरीके से फेजेस ऑफ टीचिंग और लेवल्स ऑफ टीचिंग, इनके बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी लेवल्स ऑफ टीचिंग का एक जो डिफरेंस है वो मैं आपकी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसके डिफरेंस के ऊपर भी आपको सवाल मिल सकता है एग्जाम में। आज के लिए इतना ही, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल? ग्रुप पे शेयर कर दिया मैंने लेवल्स ऑफ टीचिंग के बीच में डिफरेंस, आप लोग देख सकते हैं।